हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 को एक साथ। आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 1 से 60 मिनट या 70 मिनट का हो सकता है। दोनों चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक ना, कोई नया चीज़ नहीं है। देखते हैं, अगर 4.3 कम समय में हो जाता है तो 4.4 पे हम एंट्री कर जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो है हम जो कॉन्सेप्ट सिखा देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप पहले से जो प्रश्नावली 4.3 की कुछ क्वेश्चन को किया गया, यानी कि कोई द्विघात समीकरण दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसे हम कैसे पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व कर रहे थे, और साथ में सिद्धाचार फार्मूला जो है जिसको हम लोग द्विघात फार्मूला बोलते हैं उसका यूज़ किया गया। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि हमारा शाब्दिक क्वेश्चन होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आज के सेशन, क्योंकि यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम के सवाल हमेशा पूछे गए हैं और वर्ड प्रॉब्लम के सवाल ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर आपको द्विघात समीकरण दिया है आप वहाँ तुरंत सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब हमें द्विघात समीकरण खुद से बनाना होता है, ठीक है, बना बनाया मिल जाए तब तो बहुत आसान है, जब खुद बनाना पड़े तब वहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो वहीं से सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टूडेंट यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर दिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 4 से हमें करना था वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी बच्चे इसका पहला वाला लेक्चर नहीं, इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर वाला नहीं देखें, जाके देखें। हर एक लेक्चर, यानी कि जो द्विघात समीकरण का अभी तक आई होप कि 3 लेक्चर बन चुका है, चौथा लेक्चर होगा आज। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु हमेशा वर्षों में बात हो रही है, ठीक है, का व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर हम 2 का व्युत्क्रम बोलें स्टूडेंट तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ठीक है, अगर x का व्युत्क्रम बोलें तो यहाँ पे 1/x। क्लियर है, ये चीज़ आपको समझना है। छोटी छोटी चीज़ें से ही हमारा क्वेश्चन क्या होता है, बनता है। कह रहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग जो है 1/3 है। देखिए, तो क्या कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु हुई, हम सबको पता है कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसमें हमेशा वर्तमान आयु मानते थे। माना, यहाँ आप देखिए, माना ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा हर बार, रहमान की, इससे आप नहीं बच सकते हैं। माना रहमान की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु ये जो है आपको लिखना पड़ेगा, क्या है, x वर्ष है। ठीक है, x वर्ष है, प्रेजेंट एज हो गया। इसमें कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वर्ड प्रॉब्लम में ये खास बात है कि क्वेश्चन को ध्यान, 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व यानी कि पहले रहमान की जो आयु हो जाएगी, रहमान की आयु लिखना पड़ेगा। रहमान की आयु क्या हो जाएगी, तो 3 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, x-3। ठीक है, जब ये वर्तमान आयु x वर्ष है, अगर 3 वर्ष पूर्व यानी कि पहले पूछता है तो हो जाएगा। का व्युत्क्रम, यानी कि इसका उल्टा हम व्युत्क्रम कर दें, और अब से 5 वर्ष पश्चात, देखिए अब से, यहाँ पे देख लीजिए, अब से 5 वर्ष पश्चात, ठीक है, पश्चात जो है रहमान की आयु देख लीजिए, रहमान की बात हो रही है, रहमान की आयु, पश्चात मतलब बाद में, तो बाद की बात होती है तो क्या हो जाता है, x+5। ये 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु है और ये 5 वर्ष बाद रहमान की आयु है। तो इसमें बोल रहा है कि जो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ठीक है, यहाँ पे शर्तानुसार देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शर्तानुसार, यहाँ पे शर्तानुसार का मतलब जो कंडीशन दिया है हमारा, ये 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम का सम 5 वर्ष आयु के व्युत्क्रम का जो योग है वो है, क्या है, 1/3 है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। इसको नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा देख लें वीडियो, इसका क्लियर आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी बनेगा द्विघात समीकरण। सिंपली इसको क्या करना है, x+5 का इधर मल्टीप्लाई, x-3 का इधर, और नीचे जो है दोनों को मल्टीप्लाई।
ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3, नीचे जो है दोनों का एलसीएम ले लीजिए या मल्टीप्लाई x माइनस 3 x प्लस 5। कलम कॉपी ले लीजिए, जैसे जैसे हम सॉल्व करें वैसे वैसे करते जाइए, ठीक है। बाद के लिए छोड़ देंगे तो बाद में कुछ होता नहीं है। x कितना हो जाएगा 2x, 5 माइनस 3 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2। चलिए ऊपर तो ये आ गया, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, x का x में होगा स्टूडेंट x स्क्वायर हो जाएगा, x का 5 में होगा यहाँ पे 5x हो जाएगा, माइनस 3x और यहाँ पे माइनस 15, ठीक है। माइनस 15 इधर है 1/3। अब इसको सॉल्व भी करना है, आगे नोट कर लीजिए। इसको मिटा देते हैं हम थोड़ा सा, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। रहमान की वर्तमान आयु बतानी है, रहमान की वर्तमान आयु बतानी है, यानी कि x बताना है। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 ऊपर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। x स्क्वायर ये 5x है माइनस 3x है तो कायदे से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2x। क्लियर है। और क्या है यहाँ पे 5x माइनस 15, माइनस 15 यहाँ पे कर दीजिए, माइनस 15 और कुछ तो है नहीं। इधर क्या बचा है 1/3। अब हम इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि द्विघात समीकरण बना बनाया नहीं दिया हुआ है। इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस 3 का 2 में होगा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1। यहाँ पे देखिए इस पूरे का 1 में होगा तो 1, ये पूरा का पूरा जी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। क्लियर है। या तो सबको उधर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या सबको उधर ले जाइए, इधर 0 हो जाएगा, x स्क्वायर ये प्लस 2x है, ये बराबर उधर जाएगा तो माइनस 6x तो घट जाएगा तो माइनस 4x, ये प्लस 6 है उधर जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा। इसको आप खुद से करेंगे, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पहले लिख दीजिए 0 को बाद में। तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। ये हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों द्विघात समीकरण। यहाँ से x का 2 मान निकल के आएगा। अब सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, सारे स्टूडेंटों को, कि क्या इसको किस मेथड से सॉल्व किया जाए। आपके पास 3 तरीका है, एक गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग बना के और साथ में एक सिद्धाचार फार्मूला। तो जब यहाँ पे बहुत आसान फैक्टर दिख रहा हो तो गुणनखंड विधि सबसे उपयोगी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत आसान दिख रहा है, -7 और 3 ले लेंगे, -7 और 3 ले लेंगे तो ये तुरंत निकल के आ जाएगा। इसका फैक्टर भी आ जाएगा x माइनस 7, इसको कर लीजिएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक ना। x की वैल्यू निकालेंगे आप, x की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी 7, ठीक है। इस ब्रैकेट को एक बार 0 करते हैं और इस ब्रैकेट को एक बार 0 करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3, -3 इनवैलिड हो जाएगा। किसी की उम्र जो है -3 वर्ष नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यानी x क्या हम माने थे, रहमान की वर्तमान आयु। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो हमारे रहमान की वर्तमान आयु क्या होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 वर्ष। तो ये हुआ वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कभी कभी x मान के ही काम चल जाता है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले जो हमारा एक्सरसाइज चल रहा था चैप्टर, उसमें क्या था कि x और y दो समीकरण, दो कंडीशन दिया रहता था, ठीक है। 2 कंडीशन से 2 समीकरण बनता था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी x y दोनों मानना पड़ता है, लेकिन आपको हमेशा द्विघात समीकरण ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, ठीक है। हो सकता है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 आता है, ठीक है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। हमको नहीं पता है कि दोनों विषयों में शेफाली, देखिए भाई अगर जिनका नाम शेफाली है तो आप खुद महसूस करिए कि आप पर ही सवाल बन गया। माना इसको मान लेते हैं, ठीक है। माना शेफाली का यहाँ पे गणित में x अंक, ठीक है, एवं यहाँ देखिए एवं इसको भी लिखना पड़ेगा, एवं जो है
क्या दूसरा विषय क्या है भाई? अंग्रेजी है, ठीक ना, इंग्लिश है। इसको लिखना पड़ेगा, इससे नहीं बच सकते। अंग्रेजी में कितना पा रही है? y अंक, ठीक है। पहली कंडीशन जो दिया है कि गणित और अंग्रेजी का जो अंकों का योग है वो 30 है। तो यहाँ पे केस 1 बहुत अच्छे से क्लियर से करना है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। आपको हम एकदम जो समीकरण बनाने का जो तरीका है वो एकदम बेसिक बता रहे हैं, कोई भी बच्चा सीख सकता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लाइक करने में ज़रा भी कोताही मत करिए। 1000 से व्यू ज़्यादा जाता है, लेकिन लाइक जो है 100 भी नहीं होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जो बच्चे देखते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई भी चीज़ दिक्कत है, समझ में नहीं आती है, तो आप उसे बता सकते हैं। पर हम कोशिश पूरा करते हैं कि आसान तरीक़ा से बताया जा सके। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों अंकों का योग हमारा क्या है, यानी कि x + y 30 है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 1। कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते हैं, केस नंबर सेकेंड देखिए, केस नंबर सेकेंड, ठीक है। कह रहा है गणित में अगर 2 अंक अधिक मिले होते हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं। तो अंग्रेजी में y पहले पाई थी, तो अगर यहाँ पे तो कह रहा है इन दोनों अंकों का जो गुणनफल है, दोनों अंकों का गुणनफल है वो है 210, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि अगर गणित में 2 अंक अधिक मिल जाता, ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो कह रहा है दोनों अंकों का जो गुणनफल है 210 है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से हम y मान निकालेंगे, ठीक ना। y का मान निकाल दीजिए, चाहे x का मान निकाल दीजिए। x का मान हो जाएगा दोस्तों 30 माइनस y, या y भी निकाल सकते हैं, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 माइनस x। यह y का मान समीकरण, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण बनाना है तो वो हमारा 2 वेरिएबल में नहीं होता है द्विघात समीकरण, या तो x में बन जाए या y में बन जाए, ठीक ना। तो यहाँ से क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 से y का मान निकाल के यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x + 2, ये तो रहने दीजिए, y का मान क्या हो जाएगा 30 माइनस x, ठीक है। y की जगह, और ये -3 पहले से था, कोई दिक्कत, यहाँ पे हो गया 210। अब देखिए ये जो है, अब इसको खोले खालेंगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे x + 2, क्लियर है। 30 में से माइनस ये हो जाएगा 27 माइनस x इक्वल टू यहाँ पे हो गया 210। इसको ओपन करिए, x का 27 में मल्टीप्लाई होगा 27x हो जाएगा, x का x में होगा मल्टीप्लाई x² हो जाएगा, 2 हो जाएगा 27 दूना के 54, ठीक है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2x, सबको इधर ला दीजिए, -210 इक्वल टू 0। अब कहीं ना कहीं ये द्विघात समीकरण बनने के मूड में दिख रहा है। हमें x और y का दोनों मान बताना है, ठीक है। अगर x का मान हमें निकल जाए तो समीकरण स्टार में हम रख देते हैं x का मान, तो y का मान निकल जाएगा, यानी कि अंग्रेजी में प्राप्त अंक और गणित में प्राप्त अंक आपको मिल जाएंगे। आप लोग का इस बार क्या टारगेट है भाई, कितना अंक गणित में प्राप्त करने का चांसेस है, कितना चाहते हैं? तो हमारी जो चाहत है, हम तो चाहेंगे कि आप जो है 95 से एबव लाएं गणित में। अभी भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि कौन सी बुक पढ़ें, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी की बुक ही पढ़नी है, आपको अलग से बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब देखिए जो -x² है, थोड़ा पहले लिख लीजिए, -x², क्लियर है। अब यहाँ पे -2x है, यहाँ पे +27x है, प्लस माइनस हमेशा घट जाता है, साइन उसी का रखा जाता है जो नंबर बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 54 है, यहाँ 210 है, ये प्लस माइनस घटेगा, तो 210 में से अलग से घटा लेते हैं, 54 गलत ना हो। यहाँ पे हो जाएगा 6 10 5 156, अब माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -156 इक्वल टू 0। माइनस का पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 156 इक्वल टू 0। अब जो है इसको गुणनखंड विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो फैक्टर मेथड है। तो आपके पास जो भी तरीका है, पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर बहुत आसान है। 156 को कैसे तोड़ा जाएगा, देखिए कहीं बीच में आप तोड़ लीजिएगा। 156 को 2 से भाग दीजिए, 2 7 14, 2 8 16,
ठीक है, 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, ठीक है, 3 से भाग दीजिए 13, फिर 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना के 4 3 12, 12 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फैक्टर हो जाएगा 12 और 13, ठीक है ना। और दोनों को माइनस रखना पड़ेगा, यानी कि -12 और -13, ठीक है। -12 और -13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो -25 आ जाएगा। इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो x -12 और x -13 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से जब यहाँ पे x का 2 माना जाएगा, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 13। बारी बारी से दोनों जो फैक्टर है उसको जब 0 करते हैं तो x का मान निकल के आता है। अब देखिए आंसर, आप देखिए, अगर आप x का मान 12 लेते हैं, यानी कि गणित में अगर वह 12 नंबर पाती है, तो गणित में अंग्रेजी में कितना पाएगी, 30 - x, यानी कि x इक्वल टू जब 12 होगा, ठीक ना, तो y का मान उस केस में 18 हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे। जब 2 आंसर होगा, जब x का मान 13 होगा तो उस समय जो है अंग्रेजी में कितना पाएगी, 17। ये 2 आंसर हो जाएगा, ये दोनों आंसर वैलिड है। x का मान जब 12 होगा, ठीक है, यहाँ पे 12 रख देंगे तो y जो है हमारा 18 निकल के आएगा। 18 क्या है, अंग्रेजी में प्राप्तांक है। तो ये दोनों ही आंसर, ये संभावना दोनों हो सकता है, ठीक है। तो किस तरह से ये द्विघात समीकरण कन्वर्ट हो रहा है, और द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप सिद्धाचार से भी कर सकते हैं। सो नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 6। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी सेट में पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। सेशन भले ही आज लंबा हो, 1-1.5 घंटे का हो जाए, तो क्या हुआ, दोनों एक्सरसाइज तो ख़त्म हो जाएगी। या हो सकता है कि अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम 4.4 छोड़ भी सकते हैं। डिपेंड कर रहेगा कि अब हम टाइम तो देखेंगे नहीं, समझाना भी तो है, सिर्फ हमको सॉल्व करना रहता है तो हम तुरंत सॉल्व करके चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। टोटल 11 क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन, एक आयताकार खेत, देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, एक आयताकार खेत है। अमूमन देखा जाता है गाँव में कि खेत जो है आयताकार या कभी कभी वर्गाकार, ठीक ना, मेड वेड छाड़ दिए तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि आयताकार या वर्गाकार होता है। ये उसका विकर्ण हो गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक आयताकार खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अच्छा, इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई ही छोटा हुआ, लंबाई और ये विकर्ण, इसमें 3 चीज़ हुआ। ये विकर्ण हुआ, ठीक है। और सबको पता है कि आयत में हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री होता है। जो आयत की डिफिनीशन होती है कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, साथ में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसमें 2 क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं, ठीक है। तो माना आपको क्वेश्चन में हमेशा ये छोटी भुजा x मानना पड़ेगा, यानी कि चौड़ाई। इसमें आप मान लीजिए, माना आयत, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा, अगर नहीं लिखेंगे आयताकार खेत, ठीक ना, आप थोड़ा सा बोर जरूर हो जाएंगे, लेकिन लिखना पड़ेगा। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा क्या है, x है। x आप मीटर चाहे जो भी डिस्टेंस लेना पड़ेगा, हाँ मीटर है, x मीटर है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इसका विकर्ण होगा, तो विकर्ण की जो लंबाई है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी कि x + 60 मीटर। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया। कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अब इसमें देखिए, ये छोटी भुजा भी ये विकर्ण हुआ, तो बड़ी भुजा कह रहा है कि जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी कि x + 30 मीटर है। देखिए, इसलिए यहाँ पे दिया है बड़ी भुजा। ये चीज़ अगर सब सही हो गया तो हमारा आंसर तुरंत, बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, x + 30, यानी कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो है कंडीशन दिया है। ये बताइए, यहाँ पे इसको ध्यान से देखा जाए, एक समकोण त्रिभुज बनना है, और समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है
त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। अब सॉल्यूशन देखिए, ठीक है, हमको क्या बताना है, भुजा बताना है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई, अब चाहे तो विकर्ण भी बता सकते हैं। अगर x का मान निकल गया तो x हमारी छोटी भुजा, x में 30 जोड़ देंगे बड़ी भुजा, और x में 60 जोड़ देंगे तो विकर्ण, तीनों चीज़ आप निकाल सकते हैं। वैसे लंबाई और चौड़ाई ही बताना है क्वेश्चन में। अब देखिए और कुछ कंडीशन तो दिया नहीं है, तो हम क्या करें कि त्रिभुज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यहाँ पे किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि x प्लस 60 का स्क्वायर, बाकी शेष दोनों भुजाओं के वर्गों को एक फल के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, बाकी जो दूसरी भुजा क्या है x प्लस 30 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ये हो गया हमारा, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है और एक क्या हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम से, बहुत ही यूजफुल थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यहाँ पे अब इसको हम जब ओपन करेंगे तो एक बन जाएगा द्विघात समीकरण, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको फटाफट सॉल्व करिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 60 का स्क्वायर कर देंगे 3600 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 120x। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे 900 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 60x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बाकी सबको उधर ले जाइए या इधर लाइए, हम उधर ही लेते जाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर पहले से पड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये 60x है, यहाँ पे 120 है, उधर जाएगा तो माइनस 60x आ जाएगा। ठीक ना, इसको सॉल्व करिएगा। ये 900 है और 3600 है, तो 900 पहले से है, उसको रहने दीजिए, और इधर जाएगा 3600। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x, इसको घटा पाएंगे क्या। ठीक है, 2700 हो जाएगा, माइनस 2700। क्लियर। तो ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, इसको इधर लिख दीजिए, थोड़ा देखने में लगे कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब देखिए हम सब कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, अब जो है आप द्विघात समीकरण बना के हम देंगे, आपको खुद सॉल्व करना है। माइनस 2700 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हुआ, ये द्विघात समीकरण हुआ। आपके पास दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। वैसे हमको ये दिख रहा है 90 × 30 जब करेंगे इसका फैक्टर, ठीक है, 90 और 30 करेंगे, यहाँ पे माइनस 60 चाहिए ना, तो इसको माइनस 90 कर दीजिए। माइनस 90 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ठीक ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, यहाँ पे माइनस 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुरंत फैक्टर करेंगे x माइनस 90 और प्लस x प्लस 30, ठीक है, इक्वल टू 0। देखिए हम दिख रहा है कि नहीं यहाँ से, ठीक है, दिख रहा है। इसका फैक्टर क्या होगा, फिर से लिख दे रहे हैं, इसका फैक्टर जो हो जाएगा बस यहीं पे सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 90, ठीक है, और x प्लस 30, दोनों से 0 x का मान निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा 90, और क्या होगा, x का मान आ जाएगा माइनस 30। ये जो है माइनस 30 इनवैलिड होगा, ठीक है, क्योंकि भुजा की जो लंबाई कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे x हो जाएगा 90। अगर x 90 हो गया है तो ये इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 90 प्लस 30 120। क्लियर है। और ये हो गया, ये नहीं पूछ रहा है लेकिन फिर भी बता देते हैं, यहाँ पर 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150। डायगोनल इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, और हिंदी में बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, लंबाई और चौड़ाई। चौड़ाई को हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, b से, b फॉर ब्रेड। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 6। पाइथागोरस थ्योरम क्वेश्चन कहाँ से कैसे कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7,
इसको आप नोट कर लीजिए इतना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम को। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो सवाल लग नहीं पाएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इतना ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है पूरा का पूरा जो है आपको सीधे एग्जाम में 5 नंबर में देगा। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो हमको नहीं पता है कि दोनों संख्याएं क्या हैं। तो मान लीजिए पहली संख्या x है, इसको हम छोटी संख्या मान लेते हैं, छोटी संख्या x, और बड़ी संख्या को क्या मान लेते हैं y। कोई दिक्कत है? अगर किसी को समस्या है तो छोटी संख्या को y मान सकता है और बड़ी संख्या को क्या मान सकता है, x है। ठीक है, तो इसमें कोई छोटी संख्या और बड़ी संख्या का हम कर्जा नहीं खाए हैं कि आप x को ही छोटी मानिए और y को बड़ी संख्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो पहली जो कंडीशन है, केस नंबर 1, ठीक है, जो पहली कंडीशन है या प्रथम शर्तानुसार भी कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी पहली संख्या छोट। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि छोटी संख्या ये छोटी संख्या और ये क्या है, बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये बताइए अगर ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, ठीक ना, तो बड़ी का वर्ग माइनस छोटी का वर्ग करेंगे तभी दो संख्याओं का अंतर जो है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमको करना पड़ेगा 180। ठीक है, क्योंकि अगर ये जो है इसका स्क्वायर, क्योंकि छोटी संख्या है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी, ठीक है, छोटी नहीं होगी, मतलब इन दोनों का जो अंतर होगा वो नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग घटाया गया है। ये अपने से कॉमन सेंस वाली बात है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, दूसरी जो कंडीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो कंडीशन है देखिएगा, केस नंबर 2, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, उसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी कि बड़ी संख्या क्या है, y है, तो बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब जो है हमारा समीकरण बनेगा, ये है हमारा केस नंबर 2। तो हमको पता है कि चूंकि द्विघात समीकरण आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान, ठीक ना, 8y इक्वेशन 1 में रख देंगे, यानी कि या तो समीकरण y में बन जाए या समीकरण जो द्विघात समीकरण है x में बन जाए। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन एक बार आप सॉल्व कर लेंगे। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन 100%, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं पूछा जाता है, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, एग्जाम में। तो समीकरण 2 से देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर का मान, ठीक है, एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं, रखने पर। लंबा सेशन हो जाएगा, लग रहा है कि आज जो है एक्सरसाइज 4.4 नहीं हो पाएगा। चलिए उसके लिए एक नया लेक्चर बन जाएगा, रखने पर। तो रख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है भाई, वाई स्क्वायर को मत कुछ छेड़िए, एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा 8y और 180 है बराबर, इधर लाइए 180 = 0। तो ये बताइए कि अभी तक जो है x में हमारा द्विघात समीकरण बनता था, अगर ये y में बन गया तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप x में ही द्विघात समीकरण बनाइए, x का आप कर्जा नहीं खाया है। ठीक है, x में ही द्विघात समीकरण बनाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे बन गया y में, तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड विधि भी हमारी इफेक्टिव है, प्रभावशाली है, वो नहीं कि उसको छोड़ देना है। वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है और 1 का 180, तो 180 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, तोड़ते जाइए। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा 90, यहाँ पे 2 45, 3 15, 3 5 5 1। अब ऐसे तोड़ना है कि -8 आए, 2 दूना के 4 3 12 और 5 3 15, नहीं हो रहा है, 3 3 9 दूना के 18, हाँ 18 और 10, 18 और 10 सबसे आसान है। लेकिन इसमें भी क्या है, एक मिनट, -180 है ना, ये -180 है, ये माइनस आना चाहिए, ये -8 आना चाहिए, तो ये -18 ले लेंगे और दूसरी को प्लस ले लेंगे। तो जब भी
वाई स्क्वायर का गुणांक 1 होता है, तो आप डायरेक्ट इसका फैक्टर लिख सकते हैं y माइनस, पहला 18 है और दूसरा जो है y प्लस 10। बाकी सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कब ऐसा कर सकते हैं, तुरंत कैसे लिखेंगे, जब वाई स्क्वायर का गुणांक जो है 1 होता है। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा, देखिए जब पहला गुणनखंड यानी कि जब y माइनस 18 जीरो करेंगे तो यहाँ से y का मान आ जाएगा मेरे प्यार बच्चों y इक्वल टू 18, ठीक है। समझिएगा, जब दूसरा फैक्टर हम जीरो करेंगे, जब दूसरा गुणनखंड जीरो करेंगे, यहाँ y प्लस 10 इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से y का मान आ जाएगा माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ से y का मान 2 आया, तो ये तो संख्या जो है ये संख्या देखते हैं क्या होता है। y इक्वल टू 18 हुआ तो हमें छोटी संख्या ही बताना है, तो छोटी संख्या कहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से समीकरण नंबर 2 में रख देंगे y का मान आप क्या रख दीजिए 18, यहाँ पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 8, एक्स हो जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 18 इंटू 8, ठीक है। 18 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 9 गुणते 2 इंटू 18, 9 का बाहर निकल के आएगा 3, ये प्लस माइनस में होता है हमेशा, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, 9 का बाहर निकलेगा 3, 18 दूना के 36, 36 का 6 निकलेगा, तब प्लस माइनस 18। यहाँ पे y इक्वल टू जब 18 है तो यहाँ पे x इक्वल टू 18, ये चीज़ जो है भैया ये संभव नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं का जो अंतर है 180 है, यानी कि y इक्वल टू 18 पे जो x का मान आया है, अगर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर प्लस 18 भी लें चाहे माइनस भी 18 लें, तो ये संभव नहीं है कि दोनों, क्योंकि इसमें छोटी बड़ी तो संख्या आई नहीं, एक बराबर आ गई, इसलिए y इक्वल टू 18 हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक ना। y का मान जो 18 नहीं लिया जाएगा, क्लियर है। तो y का एक मान बचा क्या, -10, तो y का मान जब -10 में रखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है सॉल्व करने में। यहाँ पे y इक्वल टू 18 हुआ, y इक्वल टू 18, तो x का मान क्या आया, वो भी 18 आ गया, 6 3, ठीक है। 1 मिनट देख लेते हैं हम इसको, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मिस्टेक है मेरे प्यार बच्चों। यहाँ पे ये 8y है ना, तो यहाँ पे 18 कैसे हो गया, यही तो हम कह रहे हैं क्या हो गया, ये सब कुछ तरीका सही है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y है, तो y का मान 18 है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 8 इंटू 18 हो जाएगा, क्लियर है। ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे y की वैल्यू जब 18 लेंगे तो x यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 8 इंटू 18, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 8 को यहाँ से तोड़ा जाएगा, यहाँ से 2 और यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। तो 16 का 4 निकल के आएगा और 9 का 3, तो हो जाएगा 4 3 12। अब ये जाके सही आया, x इक्वल टू 12, ठीक है, x इक्वल टू 12। देखिए y हमारा 18 हुआ, y हमने क्या माना था, बड़ी संख्या, और x आपने क्या निकाल के लाया 12, तो y 18 और x 12 बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है y, और इसमें देखा जाए तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है आप 180 पाएंगे, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, और ये नंबर जो है सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, जब y की वैल्यू आप -10 लेंगे तो यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू -10 जब लेंगे x का मान आ जाएगा यहाँ पे -80 प्लस माइनस, और नेगेटिव नंबर का कभी स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट हमेशा एक धनात्मक संख्या का निकलता है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 18 हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर जो है आप रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन, अभिन्नाव वाला भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो
आज ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं, उसे करना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप करेंगे तो आप ही सीखेंगे, हम नहीं सीखेंगे, ठीक है। हमें जितना सीखना था सीख गए थे, आप हमारे साथ मेहनत करेंगे तो 95 प्लस लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है पूरे सब्जेक्ट में। इवन कि मैथ में 100 भी लाने की क्षमता हम रखते हैं, अगर आप मेरे साथ कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तभी, ठीक ना। ऐसा कुछ नहीं है जिससे जैसे कह सकते हैं ना कि अलादीन का चिराग हो, जिसे कि आपको मिल गया तो तुरंत बोले कि अरे गणित में 100 आ जाओ और 100 आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। परिश्रम ही एक हमारे पास ऑप्शन है जो हम मेहनत कर सकते हैं, सवालों को लगा सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी की एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। रेलगाड़ी है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती ही जाती है। मान लीजिए ये है, हम बनारस से हैं, ये बनारस है और कहाँ ट्रेन पहुँचा दें हम, बनारस से लेके, चलिए बनारस से लेके यहाँ पे हम पहुँचा दे रहे हैं राजस्थान में, ठीक है। ये सपोज़ करिए, ये हालांकि दूरी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसको अभी फ़िलहाल मान के चलते हैं 360 किलोमीटर। तो ऑब्वियस चीज़ है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। हमको नहीं पता है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है शुरुआत में, तो माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन में जो पूछता है वही हम क्या मानते हैं माना, क्योंकि यही क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन टेक्निक है। जो पूछता है माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। देखिए द्विघात समीकरण की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो 360 किलोमीटर यानी वाराणसी से लेकर राजस्थान तक 360 किलोमीटर दूरी को तय करने में लिया गया समय माना t1 है, ठीक ना। यानी कि t1 क्या है, समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी कितना है 360, चाल क्या है गाड़ी की x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया केस फर्स्ट। इसमें कुछ चीज़ें अपने से भी करनी पड़ती हैं और कुछ कंडीशन में भी दिया रहता है। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अगर गाड़ी की चाल कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाए, यानी कि पहले x किलोमीटर पर आवर था, अब 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। तो केस नंबर जो सेकेंड है, ऑब्वियस चीज़ है कि अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी तो उसी दूरी को तय करने में कम समय लगेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर रेलगाड़ी की चाल, इसको लिखना पड़ेगा, रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए, ठीक ना, बढ़ जाए, तो अब जो नई चाल क्या हो जाएगी, जो नई चाल हो जाएगी, नई चाल ये लिखना पड़ेगा x+5, क्लियर है। x+5 हो गया। अब उसी दूरी को तय करने में जो नया समय लग रहा है उसको हम t2 नाम देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा दूरी बटा में चाल, चाल इस बार x नहीं होगा, x+5 होगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पहले जो लिया गया समय और बाद में जो लिया गया समय, खाली इसके दिमाग में बैठाइए कि जो पहले चाल x किलोमीटर पर, ये जो बाद में स्पीड बढ़ गया है, तो ये जो समय है कम होगा t2। अगर दिमाग में बैठाइए कि कह रहा है 1 घंटा कम समय लेती है, जब स्पीड बढ़ जाएगी तो उसी दूरी को तय करने में रेलगाड़ी द्वारा जो लिया गया समय है डियर स्टूडेंट वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर ये पहले 2 घंटा ले रही थी, इसको दिमाग में बैठाइए, ये कह रहा है कि इसको ले ऐसे लीजिए, मान लीजिए 3 घंटा ले रही थी, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 1 घंटा कम ले रही है, यानी कि 2 आवर। यानी कि t1 जब 3 आवर है तो t2 उस केस में 2 घंटा, यानी कि 3 घंटा पहले ले रहा था, जब स्पीड बढ़ गया तो सपोज करिए 2 घंटा लेने लगे। यानी कि क्वेश्चन बोला है कि 1 घंटा कम ले रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि दोनों के बीच में बराबरी हो जाए। पहले t1 है और ये t2 है, ठीक है, दोनों के बीच में बराबरी हो जाए। t1 भैया 3 घंटा है और t2 क्या है 2 घंटा है, तो किस में हम 1 जोड़ें, इसको दिमाग में बैठाइए, ये 3 घंटा है, ठीक है, और ये क्या है 2 घंटा है। हम चाह रहे हैं दोनों के बीच में बराबरी हो जाए, तो इसमें 1 जोड़ देंगे
तो दोनों के बीच में बराबरी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो T2 है इसमें हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। इस समझाने के लिए दिया गया था कि दोनों के बीच में बराबरी कब होगी, जो कम है, यानी कि बाद में लिया गया समय 1 घंटा कम था, तो इसमें हम जोड़ेंगे तब जाके दोनों के बीच में क्या होगी, बराबरी होगी। कम वाले में ही अगर और कम कर देंगे तो और कम हो जाएगा। T1 की वैल्यू क्या है 360 बटा में x, और T2 क्या है 360 बटा में x प्लस 5, यहाँ पे हो गया +1। अब देखिए द्विघात समीकरण बनने जा रहा है 360 बटा में x, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 360 प्लस x प्लस 5 बटा में यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 360, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x, 360 अब प्लस 5 365, अब प्लस x। 365 दिन मेहनत करेंगे तब जाके आपका जो है अच्छा रिजल्ट आएगा। एक दिन पढ़ें 10 दिन नहीं पढ़ें, होता भी हम देखते हैं कि अगर आप आज 4-5 घंटा पढ़ लिए तो 2-3 दिन तक नहीं पढ़ते हैं, एकदम मतलब खुश हो गए कि अरे हमने तो बहुत पढ़ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। आप निरंतर आप जब अभ्यास करेंगे गणित का तभी आप सीख पाएंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं क्योंकि अब ये बनने जा रहा है द्विघात समीकरण। हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। ठीक है, रेलगाड़ी तो इधर 3-4 महीने बंद ही थी, अब जाके चलना शुरू हुई, तो भैया अपनी रेलगाड़ी भी चलाइए, चलाना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। 360 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आप देखिए 360x, ठीक है, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 6 के 30, 5 3 15, 3 18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 365x, और x का x में होगा मल्टीप्लाई तो x² होगा। ठीक है, सबको उधर ले जाइए चाहे इधर लाइए, जैसी भी आपकी इच्छा, तो इधर ला दीजिए या उधर ला दीजिए, इधर 0 कर दीजिए। x² वाला टर्म पहले लिखिए, यहाँ पे 365x पहले से है, आई 360x जाएगा उधर घट जाएगा, ठीक ना, क्योंकि x वाला टर्म एक साथ घटेगा। ये 1800 है, उधर जाएगा तो -1800 हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित तो है नहीं। ये हो गया 0। x², ये कितना हो जाएगा 5x प्लस माइनस ये हो जाएगा 1800। इसको पहले लिख दीजिए द्विघात 1800। अब इसको देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया 1800, हमको तो दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 1800 का गुणनखंड करिए। ठीक है, -1800 गुणा करने पे -1800 आना चाहिए और जोड़ने पे 5 आना चाहिए। 1800 का करिए। ठीक है, पहले 2 से ले जाइए, 2 यहाँ पे हो जाएगा 900, फिर 2 ये हो जाएगा 450, फिर जो है 3 15 या 45, फिर 3 से ये हो जाएगा 50, 5 10 2 5, फिर क्या हो जाएगा 5। अब इसी में हमको बनाना है फैक्टर। अगर इस पे समस्या हो रही है तो सिद्धाचार फार्मूला हमारा जिंदाबाद है। इसको अगर गुणनखंड बनाने में दिक्कत हो रही है, यानी कि 2 गुना के 4 3 12 3 36, 5 गुना के 10 5 50 36, ये भी नहीं हो रहा है। अब इसी में बनाइए, 2 गुना के 4 4 5 20, 3 3 के 9 गुना, ये भी नहीं हो रहा है। इसमें जो है जब संख्याएं बड़ी होती हैं, गुणनखंड विधि में यही समस्या है कि जब संख्याएं बड़ी हो जाती हैं तो उस केस में जो है इसको प्रॉब्लम होने लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है इसको सिद्धाचार से सॉल्व कर देते हैं, सबसे आसान है। अगर हम इसको तुलना कर लें, जो ax² प्लस bx प्लस c = 0। इसके बाद जो है चैप्टर नंबर हमारा जो है 5 पढ़ना नहीं है, समांतर श्रेणी, सीधे हम चैप्टर नंबर 6 में चले जाएंगे। तो यहाँ से हम पाएंगे a की वैल्यू क्या है 1 होगी, b की वैल्यू क्या है 5 होगी, और c की वैल्यू क्या है -1800 होगी। ठीक है, तो जो फार्मूला है सीधा -b प्लस √b² -4ac अपान में 2a। ठीक है, जो सिद्धाचार फार्मूला है यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए x -b यानी कि -5 प्लस √b², b² मतलब 5 25
-4, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू क्या है -1800, ठीक है, अपान में 2A, A की वैल्यू 1 है। देखिए फटाफट सॉल्व करिए, छोड़ना नहीं है। -5 प्लस क्वेश्चन आप उसको वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिए, द्विघात समीकरण बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पीछा छूट गया। सवाल जो है जब तक उसको आप आखिरी तक नहीं कर देंगे वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो -5 यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 25 और ये प्लस हो जाएगा 18 चौक 7200, 7225 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे -5 प्लस माइनस यहाँ पे 7225, ठीक है, बाई 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, 7225 का आप वर्गमूल निकालेंगे और प्लस साइन लेंगे, क्योंकि निगेटिव आप नहीं लेंगे। निगेटिव लेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि किसी भी गाड़ी की चाल जो है कि x है क्या, किसी गाड़ी की चाल है, और किसी भी गाड़ी की चाल मिनिमम 0 हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये गाड़ी जो है -4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, माइनस नहीं हो सकता। मिनिमम 0 हो सकता है जब गाड़ी खड़ी हो जाए, या उससे हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक ना। आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और प्लस साइन लेंगे केवल। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कभी पूछा नहीं है, इसको रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कभी पूछा नहीं है, इसको रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तो 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग इतना है यदि उनके परिमापों का अंतर, दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का जो है हम क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं, समीकरण केवल बनाएंगे, क्लियर है। उसके बाद सॉल्व आप ही को करना है। आज प्रश्नावली 4.4 में हम एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन थे आज काफ़ी टेक्निकल और लेंदी थे, ठीक ना। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लीजिए, आपके पास बुक है। क्वेश्चन अभी इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 की तरह है, यानी रेलगाड़ी वाला ही क्वेश्चन है। रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और धारा नाव वाला भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में बोला है कि मैसूर और बंगलौर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी और एक सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। एक्सप्रेस समझ रहे हैं ना, थोड़ा एक्सप्रेस गाड़ी जो है बीच बीच हर जगह स्टेशन पर नहीं रुकती है। जो सवारी गाड़ी होती है पैसेंजर, वो हर स्टेशनों पर रुकती है और स्पीड भी उसकी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। माना कि ये मैसूर है और ये बेंगलोर है, इसके बीच की दूरी जो है 132 किलोमीटर है, ठीक है। इसी 132 किलोमीटर दूरी को तय करने में, थोड़ा फिगर ही बना लीजिएगा, ठीक है। एक इसमें कह रहा है, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो, तो हम मान लेते हैं कि माना सवारी गाड़ी की जो औसत चाल है x किलोमीटर पर आवर है, तो इसलिए क्वेश्चन में दिया है कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो सवारी गाड़ी के जो चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, यानी कि x + 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दिए हुए कंडीशन से हमारा निकल गया। तो ये बताइए कि जो सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय उसको हमने मान लिया t1, ठीक है। ये 132 किलोमीटर दूरी, ये जो दूरी है ये दोनों गाड़ी के लिए सेम है, ये डिस्टेंस जो है बदल नहीं रहा है। तो जो सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय है मेरे प्यारे बच्चों, उस समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे में चाल। चाल जो है, अगर सवारी गाड़ी की बात हो रही है तो सवारी गाड़ी की चाल लिया जाएगा, सवारी गाड़ी जो पैसेंजर है उसकी x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे केस में कह रहा है कि एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय उसको हमने t2 मान लिया है, तो t2 बराबर हो जाएगा फिर से दूरी बटा में चाल, लेकिन चाल इस बार क्या है x + 11 है। ये चाल जो है एक्सप्रेस गाड़ी क्या है, ठीक है। तो ये बताइए, बोला कि जो एक्सप्रेस द्वारा जो लिया गया समय है, जो पैसेंजर द्वारा यानी कि जो सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय वो 1 घंटे कम है। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए ये t2 और ये t1, t2 जो है कम है की तुलना में इसके, t1 जो है हमारा सवारी गाड़ी द्वारा समय लिया गया है, तो कौन कम है, t2 कम है भाई। तो आप जो है इसमें इसको कम कर दीजिए 1, ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बराबरी। ये कम था कितना, 1 घंटे, तो जब इसमें हम कम कर दिए 1 घंटा तो दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए, बराबर हो गए।
T2 है क्या 132 बटा में x प्लस 11, ठीक है, और T2 क्या है 132 बटा में x माइनस 1। तो ये हो गया, आप इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं 132 बटा में x प्लस द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको सॉल्व करना है, इधर हो जाएगा 132 माइनस x, ये पूरा बटा लग जाएगा x, इधर आएगा 132 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसका इधर हो जाएगा 132 माइनस x, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 11, ठीक है। अब इसको पूरा ओपन करेंगे, द्विघात समीकरण हम बना देते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। लंबा लेक्चर आज प्रश्नावली 4.4 नहीं हो पाएगा, ठीक है, पहले बता रहे हैं, क्योंकि समय जो है लग गया, समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। इधर हो गया 132x, उसमें देखिए ओपन करेंगे 132 का x में करेंगे तो हो जाएगा 132x, और क्या है 11 प्लस 132 इंटू 11, क्लियर है, माइनस एक्स को उठाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 11x, ठीक है। ये तो 132x कट गया, बाकी सबको इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 11x हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 132 इंटू 11। देखिए द्विघात समीकरण कन्वर्ट हो गया। जो हमेशा द्विघात समीकरण होता है, जो देखने में कैसा होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पहले x के पावर 2 वाला टर्म, x के पावर 1 वाला, और इसके बाद क्या है कांस्टेंट। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x, क्लियर है। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 दूना के 22, 11 3 33, 33 2 35, बचला से 3, 11 के 11, 3 14, यानी हो गया ये। आप इसको, आपके पास 3 तरीका है, तो फैक्टर द्वारा यानी गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व हो गया तो ठीक है, अदरवाइज आप सीधाचार फार्मूला ही लगाएंगे। सीधाचार फार्मूला सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। क्या फार्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बार बार हम लिख रहे हैं, बाई 2a, ठीक है। अभी जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उनको नोटिफिकेशन, अगर बेल आइकन नहीं दबाएं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। वीडियो जो है क्लास 10 का प्रतिदिन सुबह 9 बजे आपको मिलेगा, ठीक ना। जैसे आप कभी कभार अगर नहीं पढ़ता है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, और भी सब्जेक्ट उस दिन आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शुभम क्लासेस ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर में जाके, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये जो चैप्टर 2 हमारा, जैसे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 हमारा खत्म हो जाएगा, तो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, और जो है उसमें अलग अलग यानी कि बहुविकल्पीय 1 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, अलग अलग हम जो है उसका ऐप में हम क्या कर देंगे, डाल देंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम क्या कर देंगे, डाल देंगे, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना है, ठीक है, आना वैसे कभी पूछा नहीं गया है, देखेंगे अगर बहुत कभी कभार पूछा गया हो तो बता देंगे। अभी तो मान लीजिए सब रिवीजन करेंगे तो पूरा क्वेश्चन कराएंगे ना, छोड़ेंगे नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हमको याद रहता है। अभी बच्चे बहुत कन्फ्यूज़न हैं, बहुत बच्चों में कन्फ्यूज़न है कि एनसीईआरटी पढ़ना है कि मनोरे पढ़ना है। अरे भैया हम कितना बार कहें कि एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी के ही सवाल एग्जाम में आएंगे, हम पहले बता दे रहे हैं। अब मनोरे तो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा है, RS अग्रवाल भी मत लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, 2 वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग होगा, मान लीजिए यहाँ पे PQRS एक वर्ग है, जिस वर्ग में सबकी भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। एक दूसरा वर्ग है, ठीक है, ये मान लेते हैं ABCD, इसकी भुजा की लंबाई y मान लेते हैं, ठीक ना। हम लिखेंगे नहीं, इसको लिखना पड़ेगा। माना पहले वाले वर्ग की भुजा की लंबाई x है, दूसरे वाले वर्ग की भुजा की लंबाई y है। तो कह रहा है दोनों 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का जो योग है, यानी पहले वाले इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, x स्क्वायर, दूसरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, इसका योगफल क्या है 468 है। ये हमारा कंडीशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अच्छा
इसका परिमाप क्या होगा, पहले वाले इसका परिमाप बहुत आसान होता है, ठीक है। परिमाप क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स, इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू वाई। तो इसमें कह रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो उनके परिमापों का अंतर यानी कि 4x माइनस 4y क्या हो 24 है। अभी हमने यहाँ पे देखने में ऐसा बना दिया कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ये फिगर केवल बन गया, हो सकता है छोटा है। आप दोनों का अंतर भी ले सकते हैं, आप या तो इसको कर सकते हैं 4y माइनस 4x, ठीक है। क्या किए हैं 4y माइनस 4x, अगर दूसरा वाला जो वर्ग है उसकी भुजा को आपने बड़ा मान लिया है, ठीक है, तो उसका जो है परिमाप निश्चित रूप से क्या होगा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए, यानी कि x बताना है और क्या बताना है y बताना है। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। कैसे 4 पहले कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस एक्स, ये हो जाएगा 24, 4 छके 24, यहाँ पे क्या होगा y माइनस एक्स इक्वल टू 6। अगर यहाँ से y का मान निकालें, y इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 4, इसको हम स्टार इक्वेशन दे देते हैं। यह y का मान आप क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यह y का मान जो 6 प्लस एक्स है कहाँ पर रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या है 6 प्लस एक्स। हमेशा आपको द्विघात समीकरण बनेगा ही बनेगा लास्ट में 400। इसको ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर 6 का वर्ग 36 एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे हो जाएगा 12x, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 468। क्लियर है। एक्स स्क्वायर जोड़ पाएंगे क्या, एकदम जोड़ देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, 12x को पहले लिख दीजिए, यहाँ पे हो गया 12x। अब क्या भाई 468 को इधर लाएंगे, घट जाएगा ये हो जाएगा 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, ठीक ना। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, तो 2x स्क्वायर प्लस 12x घट जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, यहाँ से कुछ हो, यहाँ पे हो गया माइनस 2। आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, ये हो गया। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये कैसी लाइन है भाई, इसको मिटाया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये द्विघात समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, x की 2 वैल्यू आएगी। मान लीजिए हमको नहीं पता, एक 16 आ गई और एक मान लीजिए माइनस 27 आ गया। ये माने हैं, ये नहीं क्या आया है। ये माइनस वैल्यू इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकता, हमेशा धनात्मक होगा। आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, लंबा सेशन जरूर हो गया लेकिन ये इसको कंप्लीट करना ज़रूरी था। एक्स की वैल्यू केवल पॉजिटिव लिया जाएगा 16। तो एक्स क्या है, पहले वाले वर्ग की भुजा की लंबाई हो गई, लेकिन वाई भी तो बताना है, दूसरा वाला जो वर्ग है उसकी भुजा की लंबाई बतानी है। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर स्टार में रख देंगे एक्स का मान, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 6 22, ठीक है। तो अभी आपको काम क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को हल करना है। आप सिद्धाचार फार्मूला या फैक्टर वाला भी मेथड लगा सकते हैं। वैसे इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, फैक्टर सबसे आसान पड़ेगा, तो आप इसे कर लीजिएगा। क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बताएंगे तो वो क्या होगा, बोरिंग सा हो जाएगा। हर बार हम ही सॉल्व करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ आप भी करें तो बेहतर होगा। तो आई होप कि आपको ये सेशन प्रश्नावली 4.3 कि लगभग सारे क्वेश्चन को हमने हल कर दिया। जो नल वाला क्वेश्चन है कभी पूछा नहीं गया है, देखते हैं अगर कभी पूछा गया होगा तो बता देंगे, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन जो है रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन रेलगाड़ी का और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में जो है धारा वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसको भी हम करा देंगे। अभी एग्जाम्पल देखिए सॉल्व होता है, इसलिए हम सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि एक बार आप देख के सॉल्व भी करेंगे तभी हो जाएगा। पहले आप अपने से कोशिश करिए, फिर उसके बाद जो है देख लीजिए, अगर हो जाता है तो सही बात है, नहीं होगा तो हम एग्जाम्पल भी कराएंगे। तो फिर से अब हम नेक्स्ट
लेक्चर जो होगा 4.4 वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ट्यूसडे को द्विघात समीकरण ख़त्म हो जाएगा। तो वेडनेसडे से आपको मिलेगा नया एक्सरसाइज। इसमें नया एक्सरसाइज क्या पड़ेगा भाई, समांतर श्रेणी पढ़ना नहीं है। उसके बाद सीधे आ जाएंगे हम त्रिभुज में, यानी कि चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 से पहले हम चाहेंगे चैप्टर नंबर 6 में आ जाए, या अच्छा बताइए कि बहुत बच्चे अभी जो चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़े हैं, वास्तविक संख्याएं, अगर बताइए कितने लोग इसको पढ़ना चाह रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो इसको हम बता देते हैं, अदरवाइज जो हमारा जैसे चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि अभी तो वैसा कोई एग्ज़ाम है नहीं, और पूरे साल यूपी बोर्ड की अब कक्षाएं ऑनलाइन ही चलेंगी। ठीक ना, तो ले दे के अब जो है यूट्यूब का ही सहारा है, और ऑफलाइन अब तो कोई मिलेगा नहीं, तो अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। अब जो है आप घर वालों से जिसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है, आप एक समय फिक्स कर लीजिए कि आपके घर में चाहे भाई हो चाहे बाप हो, किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उनसे बोल दिए कि 9 से 10 में हमको आप दे दिया करिए मोबाइल, क्योंकि मैथ क्लास देखना रहता है। आप पढ़ने के लिए मांगेंगे तो ज़रूर आपको मिल जाएगा, अच्छे काम के लिए कोई नहीं मना करेगा। ठीक है, और साथ में शुभम क्लासेस ऐप तो आप इंस्टॉल कर ही लीजिए। ठीक है, जो पेमेंट किए हैं अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं समस्या है तो रहने दीजिए। शुभम क्लासेस ऐप आप वीडियो देख के भी आप काम चला सकते हैं। ठीक है, वैसे भी हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा परेशानी है नहीं। ले दे के 10 चैप्टर आपको पढ़ना है, 6 चैप्टर गायब भी हो गया है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वीडियो को शेयर करिए, और साथ में टेलीग्राम चैनल भी बनने वाला है हम लोग का, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।